आइए, आपका स्वागत है बिहार टॉपर्स के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये विश्लेषण भारत और बिहार के कृषि एटलस पर आधारित होगा। हाँ, देखिए, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या वैसे भी जिज्ञासु हैं, उनके लिए ये चर्चा एक शॉर्टकट की तरह है। अच्छा। वो कैसे? क्योंकि किताबों में जानकारी बिखरी होती है, कहीं मिट्टी का प्रकार तो कहीं बारिश के आंकड़े, पर आज हम इन भौगोलिक और आर्थिक पैटर्न को एक साथ जोड़कर देखेंगे। क्या बात है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे अनाज के राजाओं से शुरू करते हैं। चावल और गेहूं, बिल्कुल सबसे प्रमुख फसलें। एटलस के आंकड़े बताते हैं कि चावल एक खरीफ फसल है और ये बिहार की कुल कृषि भूमि के 45% हिस्से पर उगाया जाता है। 45%? मतलब राज्य का लगभग आधा हिस्सा। हाँ, और इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान चाहिए, साथ ही 100 से 200 सेंटीमीटर तक की भारी वर्षा। यानी इसे बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। एकदम सही। अगर भारत के स्तर पर देखें तो पश्चिम बंगाल सबसे आगे है और बिहार के अंदर अपना रोहतास जिला नंबर 1 है। और वहीं अगर हम गेहूं की बात करें, जो कि एक रबी फसल है, तो वो बिहार की करीब 29% जमीन पर उगाई जाती है। गेहूं की मांग तो चावल से बिल्कुल अलग होगी ना? बिल्कुल। इसे पकते समय खिली हुई धूप और ठंडे मौसम की जरूरत होती है। पानी भी सिर्फ 50 से 75 सेंटीमीटर ही चाहिए। मतलब चावल के मुकाबले काफी कम पानी? हाँ, भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, लेकिन बिहार में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर से रोहतास ही आगे है। एक मिनट, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? मतलब रोहतास में आखिर ऐसा क्या है? चावल को चाहिए भीषण गर्मी और लबालब भरा हुआ पानी, और गेहूं को चाहिए ठंड और कम नमी। दोनों बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां हैं। वही तो। अगर रोहतास की मिट्टी में पानी ठहरता है तो सर्दियों में वो गेहूं की जड़ों को सड़ा क्यों नहीं देती? एक ही जिला दोनों का चैंपियन कैसे बन गया? देखिए, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। रोहतास ने प्रकृति और इंसानी व्यवस्था का एक गजब का संतुलन बना लिया है। अच्छा, थोड़ा और समझाइए। किसी भी फसल के लिए मिट्टी की जल निकासी और सिंचाई सबसे अहम होती है। रोहतास में सोन नदी प्रणाली का प्रभाव है। सोन नहर वाला इलाका। हाँ, वहाँ की जलोढ़ मिट्टी नमी तो बनाए रखती है, लेकिन उसमें पानी ठहर कर जड़ों को सड़ाता नहीं है। अरे वाह! और जो भारी पानी चावल को चाहिए, वो मॉनसून और पुराने सोन नहर नेटवर्क से मिल जाता है। और रबी में वही मिट्टी बिना जल भराव के गेहूं को एकदम सही माहौल देती है। ये तो वाकई जल प्रबंधन का एक शानदार उदाहरण है। मतलब पानी रोकना और निकालना, दोनों का परफेक्शन। बिल्कुल। लेकिन चावल और गेहूं तो मौसम के बहुत मोहताज हैं। क्या कोई ऐसी फसल है जो हर मौसम में साथ निभाए? हाँ, मक्का इसका बेहतरीन उदाहरण है। सही कहा। तो यहीं से हम बहुमुखी मक्का और प्राचीन जौ की तरफ बढ़ते हैं। एटलस के अनुसार मक्का तीनों मौसमों में उगाया जाता है, खरीफ, रबी और जायद। यानी साल भर इसकी खेती हो सकती है। जी। तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और पुरानी जलोढ़ मिट्टी इसके लिए आदर्श है। भारत में कर्नाटक और बिहार में कटिहार इसमें अग्रणी है। मक्का सच में बहुत लचीला है, लेकिन जौ का स्वभाव एकदम अलग है। ये एक रबी फसल है और काफी प्राचीन भी है। इसे कैसा मौसम चाहिए होता है? इसे ठंडा और शुष्क मौसम चाहिए, बारिश भी कम से मध्यम। भारत में राजस्थान और उत्तर प्रदेश इसके अग्रणी राज्य हैं। और बिहार में? बिहार में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण इसमें सबसे आगे हैं। सबसे पहले चना, जो एक रबी फसल है और दलहन में सबसे प्रमुख भी है। हाँ, ये केवाल और जलोढ़ मिट्टी में उगता है। भारत में मध्य प्रदेश और बिहार में पटना इसमें आगे हैं। इसके बाद मसूर है, वो भी रबी फसल है और सर्दियों में उगाई जाती है। इसमें यूपी और मध्य प्रदेश आगे हैं और बिहार में फिर से पटना नंबर 1 है। और एक मूंग भी तो है। हाँ, मूंग एक जायद या गर्मा फसल है। इसके बारे में मैंने पढ़ा था कि ये गेहूं की कटाई के बाद और चावल की बुआई से पहले उगाई जाती है। राजस्थान और मुजफ्फरपुर इसमें टॉप पर हैं। सही कहा आपने। पर अब दालों के बाद भारतीय रसोई और उद्योगों का एक और अहम हिस्सा है तेल। चलिए तिलहन की तरफ चलते हैं। तिलहन में तीसी, जिसे अलसी भी कहते हैं, और तिल प्रमुख हैं। अलसी एक रबी फसल है ना? जी, इसके लिए गहरी, नम और चिकनी मिट्टी की जरूरत होती है। जी। भारत में मध्य प्रदेश और बिहार में सारण और गया इसके लिए जाने जाते हैं। और तिल जो है वो एक खरीफ फसल है। भारत में गुजरात और बिहार में सुपौल इसमें आगे है। बिल्कुल।
गया की चिकनी मिट्टी अलसी के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि वो पानी को लंबे समय तक रोके रखती है। अगर तिल की बात करें तो इसकी यात्रा बड़ी आश्चर्यजनक है। खेत से निकला एक छोटा सा बीज पहले हमारी रसोई में आता है और फिर कॉस्मेटिक उत्पादों में। हाँ, स्किन क्रीम और लोशन में इसका काफी इस्तेमाल होता है। मतलब एक बीज की कीमत इतनी बढ़ जाती है? देखिए, खेती केवल पेट भरने के लिए नहीं होती है, इसका सीधा संबंध व्यापार और मुनाफे से भी है। और जब मुनाफे की बात आती है तो सीधा ध्यान जाता है हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर, यानी नकदी फसलें। बिल्कुल, जिन्हें हम कैश क्रॉप्स कहते हैं। एटलस में गन्ने का डेटा काफी दिलचस्प है। इसे तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। और ये चीनी और गुड़ का मुख्य स्रोत है। भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार में पश्चिमी चंपारण इसमें टॉप पर है। दूसरा नाम है जूट, जिसे स्वर्ण रेशा भी कहते हैं। भारी बारिश और बाढ़ के मैदानों की मिट्टी चाहिए इसे। पश्चिम बंगाल और बिहार का पूर्णिया इसमें आगे है। और तीसरी अहम फसल है तंबाकू, मुख्य रूप से इसकी गैर वर्जीनिया किस्म। हाँ, जो गंडक नदी से राज्य के पूर्वी छोर तक उगाई जाती है। भारत में गुजरात और बिहार में वैशाली इसमें अग्रणी है। बिल्कुल सही आंकड़े हैं। अब इन व्यावसायिक फसलों से आगे बढ़ते हैं। अब बारी है उन चीजों की जो सीधा बिहार की पहचान बन चुकी है। आप मखाना और लीची की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मखाना, जिसे प्राइड ऑफ बिहार कहा जाता है। एटलस का डेटा कहता है कि भारत का 90% उत्पादन अकेले बिहार में होता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। 90%! सच में दरभंगा और मधुबनी इसमें टॉप पर हैं। और लीची की बात करें तो वो ग्लोबल एक्सपोर्ट क्वालिटी की होती हैं। भारत में बिहार नंबर 1 और बिहार में मुजफ्फरपुर की लीची तो दुनिया भर में मशहूर है। इतनी सारी जानकारी के बाद मुझे लगता है अब चीजों को समेटने का समय है। बिल्कुल, एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। तो कृषि सारांश टेबल पर तेजी से नजर डालते हैं। अनाज में हमने देखा चावल और गेहूं में रोहतास आगे है और मक्का में कटिहार। दलहन में चना के लिए पटना टॉप पर है। हाँ, और यहाँ इस लिस्ट में एक नया तथ्य भी है जो पहले नहीं आया, सरसों। ये एक तिलहन है। भारत में राजस्थान नंबर 1 है और बिहार में बेगूसराय। नकदी फसलों में गन्ना पश्चिमी चंपारण में और जूट पूर्णिया में सबसे ज्यादा होता है। और विशेष फसलों में मखाना दरभंगा और मधुबनी का है, जबकि लीची मुजफ्फरपुर की। ये छोटी सी टेबल ना परीक्षा से ठीक पहले रिवीजन का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। बिना किसी शक के सारा डेटा एक जगह मिल गया। तो जो श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं, क्या ये सटीक जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट करके भी बताएं। हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हैं।